हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स में नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि काइनामेटिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, पहली बात, काइनामेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ a body without knowing its cause। मतलब किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि वो मोशन क्यों हो रहा है। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत सिंपल सी एक बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी बॉडी के मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट from which the motion of a body is observed। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से किसी दूसरी बॉडी के मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है। इफ़ द चाइल्ड इज़ रनिंग, ठीक है, मान लेते हैं इसकी कुछ भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पर एक रोड है, इस पर एक ये फ्लैट कार है। दूसरा बच्चा अगर इस फ्लैट कार पे खड़ा है, लेट्स से द नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज़ ए एंड द नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज़ बी। तो अगर बी ए को देख रहा है तो ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बी। और ए बी को देख रहा है तो बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए। मतलब अगर इफ़ ए इज ऑब्जर्विंग बी, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राउंड से देख रहा है। एंड इफ़ बी इज ऑब्जर्विंग ए, देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस कार। समझ में आ गई बात? मतलब जहाँ से किसी बॉडी के मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको क्या मिल जाएगा? जनरली हम क्या बुक्स में लिखा होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जनरली इज ओरिजिन। मतलब ओरिजिन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, या इसका उल्टा बोलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ओरिजिन मानते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए जिस पॉइंट से किसी बॉडी के मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कार यहाँ पर रन कर रही है, इस रास्ते पर एक कार चल रही है, ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हैं उसके मोशन को। पहले कार यहाँ थी, फिर कार यहाँ चल के आई, फिर कार यहाँ चल के आई। तो कहने का मतलब ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से किसी दूसरी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टूल्स जो कि काइनामेटिक्स को पढ़ने के लिए, है ना, हमने खुद डेवलप किया है ना। और उन टूल्स को डेवलप करने से, उन टूल्स को पढ़ने से पहले हम दो बातें पढ़ते हैं ना। एक चीज़ पढ़ते हैं रेस्ट, और सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे मोशन। तो रेस्ट क्या होता है और साथ में मोशन क्या होता है ना। रेस्ट और मोशन का क्या डेफिनेशन होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and surrounding, or you can also say observer।
अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है किस किस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मानते हैं कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट या एक बच्चा खड़ा है ए, दूसरा बच्चा खड़ा है बी, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो ये क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ या क्या हुआ, ऑब्जर्वर हुआ। इसके रिस्पेक्ट में क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉय या ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर बी क्या है, रेस्ट में। क्योंकि अगर दोनों स्टैंडिंग मोड में हैं तो कहने का मतलब ये जो पोजीशन है इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कभी चेंज करने वाली नहीं है। मतलब किसी भी बॉडी को रेस्ट में तब बोला जाता है जब वो अपने पोजीशन को चेंज ना करे। किसके रेस्पेक्ट में ना चेंज करे? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो उसको हम बोलते हैं वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोशन, है ना। मोशन में क्या है, जैसे मोशन में ये है a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and observer। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब मानते हैं जब ये अपने पोजीशन को चेंज करे। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बेटा मान लेते हैं ये बस है ना, और ये बस आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर है ए, दूसरा ऑब्जर्वर है बी। ठीक है, अब ज़रा देखिए, और एक तीसरा ऑब्जर्वर है या तीसरा पर्सन है सी। तो अगर मान लेते हैं बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो सी जब इन दोनों को देखेगा तो ए और बी दोनों 10 की स्पीड से आगे जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा। कभी ये यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद ये बस आगे चल के आ गई होगी, तो कहने का मतलब इनका पोजीशन तो चेंज हुआ ना। जैसे इनका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन कहीं इधर होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये ऑब्जर्वर जो है सी, इसके रेस्पेक्ट में ए और बी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसको हम मानेंगे कि ये किस में, मोशन में। ठीक है, अच्छा क्या ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ए की, चाहे ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज हो रही है? ऑब्वियसली नहीं है ना। तो कहने का मतलब देखिए सी के रेस्पेक्ट में ए और बी मोशन में है, लेकिन क्या ए और बी के रेस्पेक्ट में आपस में ये दोनों मोशन में है? द आंसर इज़ बिग नो। तो कहने का मतलब बेटा बहुत सिंपल ये है कि जो मोशन और रेस्ट होता है दे आर रिलेटिव वर्ड। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी किसी फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, या जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, चाहे बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव कर रही हैं। तो रेस्ट और मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे आप राउंड अबाउट जो वो होता है, रोटेट करने वाला झूला होता है, मेले में लगा होता है। आप ज़रा सोचिए, कोई पर्सन नीचे से आपको खड़ा होता है, कोई पर्सन ग्राउंड से अगर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होगा तो आप उस पर्सन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे होंगे, लेकिन क्या कोई बंदा आपके आगे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में भी आप रोटेट कर रहे हैं? द आंसर इज़ ऑब्वियसली नो। वो तो आपको रेस्ट में ही नज़र आएगा ना। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं मोशन में, अदरवाइज इसको बोलते हैं हम रेस्ट में। रेस्ट और मोशन दोनों ही क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ठीक, अब अगली चीज़ है मोशन के टाइप, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे जस्ट मोशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। किस तरह का वो पाथ फॉलो कर रही है उसके बेसिस
पे हम मोशन को क्लासीफाई करेंगे। मोशन ब्रॉडली दो पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोशन को। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन एंड अनदर वन इज योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रॉड है आपके पास। अब पहले ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, फिर रोटेटरी मोशन के बारे में बातें करेंगे। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें क्या होता है, जैसे कि ईच पॉइंट ऑफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब बॉडी पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आपने इस रॉड को यहाँ से फेंका और ये रॉड आ गई यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे कि रॉड का ये वाला पॉइंट भी, अगर ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये वाला पॉइंट भी x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये वाला पॉइंट भी x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी बॉडी के मोशन को हम ट्रांसलेटरी तब बोलते हैं जब उस बॉडी का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और रोटेशनल मोशन में क्या करते हैं, इसी रॉड को मान लेते हैं, इसी रॉड को ऐसे रोटेट करा देते हैं, तो जनरली क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ज़्यादा कर रहा है, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन में जनरली क्या होता है, जो बॉडी होती है उसका जो पार्टिकल होता है, हर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, हालांकि ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ईच पॉइंट ऑफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। ट्री मोशन is further classified into two parts. First part is your rectilinear motion, and another one is your curvilinear motion. curvilinear motion। अब रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एक ना, हम मान लेते हैं कुछ इस तरह की बॉडी है ना। अब इस तरह की बॉडी एकदम इसको हम सीधे थ्रो करते हैं, मान लेते हैं बॉडी यहाँ पर आ गई है ना। अब ज़रा देखिए, इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं है ना, सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स को अगर आप देखेंगे सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, all the particles of the body move in straight line। जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, ज़रा समझिएगा ध्यान से, कि जैसे कि मान लेते हैं ये बॉल है या इसी तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेंटागन टाइप। ठीक है, और मान लेते हैं इसने कुछ इस तरह का पाथ ट्रैवल किया है ना। तो कहने का मतलब, अगर इस एक पार्टिकल ने अगर इस तरह का पाथ ट्रैवल किया तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, सारे पार्टिकल्स कुछ इस तरह का पाथ ट्रैवल करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे इक्वल पाथ ट्रैवल करेंगे। मतलब ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, हालांकि मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, ठीक है ना, एकदम इस वाले का 2 कॉपी होगा है ना, एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, बिल्कुल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन के रेक्टिलिनियर पार्ट में क्या होता है, सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। और कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते हैं, है ना। कहने का मतलब
all the particles do travel same distance बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, है ना. यहाँ पर आप लाइन कंप्लीट करिएगा. ऑल द पार्टिकल्स कवर सेम डिस्टेंस बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो कहने का मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल करते हैं लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं. ठीक है. अच्छा, और कर्विलिनियर मोशन को बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. लिखा भी होना चाहिए, कोई ख़ास बात तो है नहीं. मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लिखा होता है या रेक्टिलिनियर मोशन. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ से ब्रीफ ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो हम कुछ टूल के बारे में बातें कर रहे थे कि काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए ना बेटा हमने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं ना. मतलब वो टूल्स ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हमने पढ़ने के लिए बनाया हुआ है. पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी हम किसके बारे में बात करते हैं. मान लीजिए पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में. तो डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट के बीच, है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ द, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है ना. अब मैंने बोला आपको ए से बी तक जाना है ना, तो आपके पास तो इनफाइनाइट तरीके हैं ए से बी तक जाने के लिए. एक तरीका तो ये है, ठीक है. दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये. तो कहने का मतलब ये है बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस जो आपने पाथ फॉलो किया, मान लो ये वो मतलब ये फर्स्ट स्टूडेंट ए ने ट्रैवल किया पाथ, ये बी ने फॉलो किया, ये सी ने फॉलो किया. तो कहने का मतलब डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स कवर्ड बाय अ बॉडी. समझ में आ गई बात बेटा. तो कहने का मतलब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है. डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a body while moving between two points. दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप मूव करते हो तो एक्चुअल पाथ आपने क्या ट्रैवल किया. इसने अलग पाथ ट्रैवल किया होगा, इसने अलग पाथ ट्रैवल किया होगा, इसने अलग पाथ ट्रैवल किया होगा. समझ में आ गई बात बेटा. अच्छा, अब हम करते हैं क्या बात, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. अब ज़रा सोचिएगा, अब आप ए से बी तक अगर मैं बोलूँ आपको जाना है तो ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट तरीके हैं, जिनमें से मैं 3 तरीका मैंने दिखाया है. अब मैंने आपको बोला ए से बी तक जाना है और मिनिमम पाथ को ट्रैवल करके जाना है, तो आपके पास सिंगल बस एक ही तरीका है, उस लाइन के अलॉन्ग चलना पड़ेगा जो डायरेक्टली ए और बी को ज्वाइन कर रही है. तो कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और दो पॉइंट के बीच अगर आप चल रहे हैं, है ना, तो जो आपने पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस. सो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय योर बॉडी व्हाइल मूविंग बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. अब ज़रा देखिएगा, मैंने बोला कि आपको ए से चल के बी तक जाना है तो आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई डायरेक्शन का रेस्ट्रिक्शन नहीं था. लेकिन मैं बोला कि ए से चल के बी तक आपको जाना है और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमेशा आपको इस स्ट्रेट लाइन में ही चलना है. तो डिस्टेंस के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस पाथ पे चलना है ना. और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो बाउंडेशन है वो ये है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी.
आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो है मीटर, और जो सीजीएस यूनिट डिस्प्लेसमेंट की है दैट इज़ सेंटीमीटर। और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल। एल इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, एक लेंथ टाइप की चीज़ है, ठीक है। आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा, क्या दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है ना। ए के लिए डिस्टेंस कम है, बी के लिए ज़्यादा है, सी के लिए सबसे ज़्यादा है। मतलब दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है। क्या दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, एक आपको बहुत बड़ा सा नोट मैं लिख देता हूँ, और बड़ा सा नोट ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स may have more than टू वैल्यूज़। दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए दो से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है। वाइल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ यूनिक। दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बस एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। बात बाकी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबका फंडा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा है? जैसे आप ज़रा सोचिएगा, जैसे कि मानिए अगले स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे कि आप मान लेते हैं ये ओरिजिन है, आप ओरिजिन से आपने चलना स्टार्ट किया, 1,0 तक गए, फिर 2,0 तक गए, ठीक है, फिर आप 3,0 तक गए। तो इस वाले पॉइंट का नाम OABC। अच्छा, O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? 1। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 1। O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 2। O से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी है? 3। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 3। अब ज़रा देखिए, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे गया, स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है, C तक, ठीक। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं S से दिखाएंगे, तो डिस्टेंस कितना है? 3। और डिस्प्लेसमेंट को S वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 3। अब ज़रा सोचिए, पार्टिकल ने टर्न मार के ये कहाँ पर पहुँच गया? A पर। तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 गया और 2 लौट के आया, कितना होगा डिस्टेंस? 5। 3 गया और 2 लौट के आया, 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 1, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। अब ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब थे? जब पार्टिकल O से C तक गया था, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे। इसका मतलब अगर पार्टिकल सेम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही पार्टिकल ने अपने पाथ को रिवर्स किया, डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ, मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती, वो इंस्टेड हमेशा ही बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होते हैं जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और अपना पाथ रिवर्स ना करे। तो दो बातें नोट में लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओनली इफ
पार्टिकल